तो बताओ बायोटेक के कितने एप्लीकेशन हैं? बहुत सारे, लेकिन सिलेबस में कितने हैं? 2। एक कहाँ पर है? एग्रीकल्चर में, और दूसरा हेल्थ केयर में। 2 ही हमें याद करने हैं। अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में हमारे पास केस हैं कितने? 2। एक बीटी कॉटन का केस है, दूसरा RNAi। 2 ही केस हमें दिए गए हैं। बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस thuringiensis। और बैसिलस thuringiensis की बात करें तो कई सारे इंसेक्ट को मार सकता है, जैसे सिलोप्टेरन। यस सर, क्या नाम बताओ? बीटल्स। सिलोप्टेरन में बीटल्स। डिप्टेरन, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। एंड लेपिडोप्टेरन्स में हाँ 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 टोबैको, बडवर्म एंड आर्मी वर्म। मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो, अगर तुम लोग ऊपर कह रहे कि तुम पढ़ के आना तो नहीं पढ़ते हो फिर। अच्छा, तो जो बीटी बैक्टीरिया है ये अपनी ग्रोथ के दौरान एक टॉक्सिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और ये टॉक्सिन प्रोटीन जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। जब कोई इंसेक्ट इस टॉक्सिन को निगल जाता है तो उसके मिड गट में जाके वो एक्टिव हो जाती है, किसमें? हाईली एल्कलाइन पीएच पर, और उसमें पोर एंड स्वेलिंग कॉज कर देती। पोर करने की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती और हमारी फसल सुरक्षित हो जाती। तो इस टेक्निक का यूज करके बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, इन सबको बनाया गया। खत्म हो गया। अरे मतलब एक बीटी कॉटन खत्म हुआ है। स्लाइड इसके आगे वाली दे दो, एप्लीकेशन वाली। बायोटेक में अगला चैप्टर है ना। अच्छा, और वो गोल्डन राइस कैसा था? विटामिन ए एनरिच्ड। गोल्डन राइस विटामिन ए। और दही में कौन सी मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन B12। और NAD में कौन सा विटामिन? नियासिन। तो एक साथ विटामिन आपका ले, 3 ही जगह विटामिन दिए गए। वैसे विटामिन का टॉपिक केमिस्ट्री में शायद दिया गया है, तो वहां से तो डिटेल में आपको पढ़ना, लेकिन यहाँ 3 जगह विटामिन दी गई जो आपको याद करनी। टोबैको की रूट को कौन इन्फेक्ट करता है? क्या बात कर रहे हो? मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। और मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया क्या है? निमेटोड। क्या है ये? निमेटोड। सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस क्या है? वो भी निमेटोड है, लेकिन वो कैसा है? फ्री लिविंग। और ये कैसा है? पैथोजेनिक। सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस का यूज कहाँ किया गया था? HGP में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वो तो पढ़ाया था यार, HGP तो पढ़ाया भी था ना। HGP में नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म बताए गए थे, तो उसमें एक निमेटोड था सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, और यहां पर जो निमेटोड है वो है मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। तो मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया से बचने के लिए एक नया तरीका यूज किया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? RNAi। RNAi इज द RNA इंटरफेरेंस। और RNA इंटरफेरेंस में डबल स्ट्रैंडेड DNA का फॉर्मेशन करा के प्रोटीन की सिंथेसिस को रोका जाता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA। चलो यहां देखते हैं। क्रिटिकल रिसर्च एरिया अगर आप याद करना चाहो तो BOD से याद कर सकते हो। B फॉर बेस्ट कैटलिस्ट, O फॉर ऑप्टिमल कंडीशन, एंड D फॉर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हमारे पास हो गए। BOD यहां पर निमोनिक लिखा हुआ है। फुल फॉर्म बताओ BOD का। अरे ये नहीं बे, BOD का फुल फॉर्म बताओ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD ज्यादा तो पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा और पोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक, अब यहां पर वो सारी कहानी लिखी हुई है एप्लीकेशन में, और ये बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन की कहानी थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन से फसल की पैदावार कितनी बढ़ गई? 3 गुना। और फसल की पैदावार बढ़ने के 3 कारण थे। मेनली किस वजह से बढ़ी थी? बेटर मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। लेकिन पार्टली क्यों बढ़ी थी? यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज। अब यहां पर एक नया टॉपिक ऐड भी हुआ है, टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक के दौरान टिश्यू कल्चर के वैसे 3 एप्लीकेशन आपको दिए गए जो ध्यान रखने। पहला कौन सा है? माइक्रो प्रोपिगेशन, दूसरा मेरिस्टम कल्चर, और तीसरा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। कुछ नहीं याद आ रहा है भाई, पढ़ के ही याद कर पाओगे तुम लोग? चलो ठीक, कोशिश करते हैं। तो 1950s के दौरान, कब?
1950s के दौरान साइंटिस्ट ने ये सीख लिया था कि प्लांट का अगर कोई भी पार्ट है तो इससे हम नया पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं। और जिस प्लांट को हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट से पूरा प्लांट डेवलप हो जाए, इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का नाम दिया था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब जो न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कार्बन सोर्स किसको लेते हैं? कार्बन सोर्स किसको लेते हैं यहाँ पर? सुक्रोज। कार्बन सोर्स कौन है? सुक्रोज। मतलब देख के तो ऐसा लग रहा है तुम लोग पहली बार सुन रहे हो। अरे सब डिटेल में पढ़ाया भाई तुम लोगों को। बायोटेक तो मैंने ही पढ़ाई थी ना, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि पढ़ाया नहीं गया है। न्यूट्रिएंट मीडियम में देखो विटामिन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। दो रेगुलेटर मेनली ध्यान रखने, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या कराता है? रूटिंग, और साइटोकाइनिन शूटिंग। कार्बन सोर्स क्या ले रहे हैं? सुक्रोज। तो ये इंपॉर्टेंट है कार्बन सोर्स वाला पॉइंट जो है। अब एप्लीकेशन की बात करें, तीनों एप्लीकेशन लिखे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन, मेरिस्टम कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडेशन। इसका निमोनिक क्या बताया था? बैट, बनाना, एप्पल, टोमेटो। इसमें बीएसपी, बनाना, शुगर केन, पोटैटो, और इसमें पोमेटो। पोटैटो और टोमेटो से मिला के बनाया गया था। तो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि कम समय में एक प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि बिना फर्टिलाइजेशन के गैमीट बनाए हुए हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए क्लोन बनते हैं। इन क्लोन को क्या कहते हैं? सोमा क्लोन। द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बाय टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। बैट वही एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर। मेरिस्टम कल्चर में क्या करते हैं? रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से अगर हेल्दी प्लांट की रिकवरी कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं? मेरिस्टम कल्चर। और मेरिस्टम कौन सा लेते हैं? एपिकल या एक्सिलरी, कोई भी ले सकते हो। और ये टेक्निक यूज की जाती है किसके लिए? तीन एग्जाम्पल हैं बीएसपी, बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। यानी बनाना के लिए दोनों टेक्निक यूज की गई हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड मेरिस्टम कल्चर। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में पोमेटो का केस लिया गया, जिसमें दो अलग अलग प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया गया। कौन सा? पोटैटो एंड टोमेटो। और प्रोटोप्लास्ट का मतलब है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। ये सोमैटिक हाइब्रिड है पोमेटो। जिस टेक्निक से बनाया गया उस टेक्निक का नाम क्या है? सोमैटिक हाइब्रिडेशन। प्लांट का नाम क्या है? सोमैटिक हाइब्रिड। ये लिखा हुआ है प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। अब पार्टिकुलर ये जीएमओ की कहानी बताई गई है। जीएमओ में ये सब लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था, गोल्डन राइस, दिस इज विटामिन एनरिच वैरायटी ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस की कितनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं? 27। और राइस की कितनी वैरायटीज हैं? 2 लाख। कितनी? 2 लाख। और कितने स्ट्रेन बताए गए? 50,000। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक, अब यहां से जो बीटी वाली कहानी शुरू हो रही, बीटी कॉटन। तो बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस thuringiensis। अब ये बैक्टीरिया वही लिखा, प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है जिनको प्रोटॉक्सिन कहते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट, और इंसेक्ट के मिडगट में जाके हाईली एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद इंसेक्ट को मार देते हैं। अच्छा, ये कोड भी ध्यान रखना, टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम्ड CRY1AC। अब यहाँ पर जीन का सिलेक्शन 2 चीजों पर निर्भर करता है, क्रॉप पे और पेस्ट पे। क्रॉप और पेस्ट पे। जैसे कि क्रॉप अगर हमारे पास है, यहाँ पर क्रॉप अगर हमारे पास कॉर्न है और पेस्ट क्या है? कॉर्न बोरर, तो जीन कौन सा लोगे? CRY1AB। और मैंने कहा था केवल यही एक याद कर लोगे, बाकी अपने आप ही आंसर हो जाएगा। अब अगर हमारी फसल है कॉटन और इंसेक्ट कौन है? कॉटन बोलवर्म, तो उसके लिए जीन कौन है? CRY2AB या CRY1AC, कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन तीनों याद करो तो खिचड़ी बन जाएगी। तो सजेस्ट मैं ये करता हूँ, ये याद कर लो। कौन बोरर के लिए कौन यूज करेंगे? CRY1AB। ऑप्शन इन्हीं 3 में से एग्जाम में देगा आपको, तो अगर एक याद रहेगा तो बाकी अपने आप आंसर कर लोगे ये। अब वो जो मैं सवाल पूछ रहा था डिप्टेरन किसके लिए? फ्लाइज मॉस्किटो का ये डिप्टेरा क्या है? ऑर्डर। और सिलोप्टेरा ऑर्डर है किसका? बीटल्स का। बीटल की कितनी स्पीसीज हैं? 3 लाख। और लेपिडोप्टेरन्स ये टोबैको बडवर्म एंड आर्मी वर्म, तो इन सबको मार सकता है। ये ट्रांसजेनिक टोबैको की कहानी, टोबैको की रूट को इन्फेक्ट करता है कौन? निमेटोड मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। और इससे बचने का तरीका RNAi या RNA इंटरफ्रेंस या mRNA साइलेंसिंग।
अब यहाँ पर बस डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको बनवाना है जिससे ट्रांसलेशन नहीं होगा और बीमारी खत्म हो जाएगी अपने आप यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म दिया गया ट्रांसपोजॉन। ट्रांसपोजॉन को कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। कुछ जीन क्रोमोसोम पे अपनी लोकेशन को बदल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसपोजॉन। यहाँ पर ध्यान ये रखना कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए जो वेक्टर हो कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। क्योंकि सेल कौन सी है, टोबैको, और टोबैको प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के लिए क्या यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम, और एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस। जैसे अभी लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट में क्या यूज करेंगे, रेट्रोवायरस का। ये आ गया मेडिसिन में एप्लीकेशन। तो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स वर्ल्ड वाइड कितनी यूज हो रही हैं, 30, और इंडिया में कितनी, 12। हमारे सिलेबस में है यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया गया कि पैनक्रियाज की बीटा सेल में इंसुलिन बनती कैसे। तो इंसुलिन जीन से जब इंसुलिन बनती तो किस फॉर्म में बनती, प्रो इंसुलिन या प्रो हार्मोन के फॉर्म में। ये कैसी होती है, इनएक्टिव। इसमें कितनी चेन है, 3, ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। सी चेन होने की वजह से कैसी है, इनएक्टिव। तो मैचुरेशन के समय सी पेप्टाइड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो फिर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। इसमें कितनी चेन है, ए एंड बी चेन। ये मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया। जब इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो वहां पर ये प्रॉब्लम आई कि बैक्टीरिया इस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कैसे कन्वर्ट करे, मैच्योर नहीं कर पाया। तब फिर एक कंपनी थी कौन सी, एली लिली। एली लिली ईयर है 1983। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने इंसुलिन को उस तरीके से नहीं बनाया जैसे बाकी लोग बना रहे थे। इसने ए चेन और बी चेन के अलग अलग डीएनए सीक्वेंस बनाए, और अलग अलग डीएनए सीक्वेंस बनाने के बाद अलग अलग इनको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। ए डीएनए से ए चेन और बी डीएनए से बी चेन बनाई, अलग अलग चेन को बना के उनके बीच क्या बना दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इस तरीके से इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया और इसमें सी पेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ खूब पूछे जाते हैं, क्या मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड होगी, नहीं। क्या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बनते समय सी पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। मतलब एली लिली कंपनी ने सी पेप्टाइड का काम खत्म कर दिया क्योंकि उसको रिमूव करने का काम बैक्टीरिया कर नहीं सकता था। अब आते हैं जीन थेरेपी, दूसरा टॉपिक यहाँ पर हमारे पास है। तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि अगर कोई एबनॉर्मल जीन है तो उसको हटा के क्या लगाते हैं, नॉर्मल जीन। पहली जीन थेरेपी का यूज किया गया 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, जिसमें क्या थी, एडीए डेफिशिएंसी। अब इस एडीए की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म एडिनोसिन डीएमिनेज, नॉट डाई, ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में। अब एडीए डेफिशिएंसी की वजह से जो पर्सन का इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम के लिए ये एंजाइम बहुत जरूरी, एडीए एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। और साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए कौन है, लिम्फोसाइट। अब इसके ट्रीटमेंट के 4 तरीके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एडीए डेफिशिएंसी के। पहला कौन सा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन इन दोनों तरीकों में दिक्कत है कि दीज आर टेम्परेरी क्योर, ये परमानेंट इलाज नहीं है। तीसरा जो तरीका है दैट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, और ये जीन थेरेपी का मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट निकालते हैं जिनमें डिफेक्टिव जीन है, उनको कल्चर करके नंबर बढ़ाते हैं, फिर जीन थेरेपी के द्वारा एबनॉर्मल जीन को हटा के नॉर्मल जीन लगाते हैं, और यहाँ पर रेट्रोवायरस का यूज कर रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में। अभी आपने टोबैको में देखा तो किसको यूज किया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का, और यहाँ पर रेट्रोवायरल वेक्टर। अब ये जो यहाँ पर लिम्फोसाइट, इनको कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, और इन लिम्फोसाइट को वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। क्या जीन थेरेपी है, क्या ये परमानेंट है, नहीं। ये कैसा है, टेम्परेरी, क्योंकि लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल। नीट में भी सवाल 24 में आया था ये। अब कह रहे हैं कि चौथा तरीका, जीन थेरेपी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अब नॉर्मल जीन को हटा के नॉर्मल जीन लगा दें तो दिस कुड बी अ परमानेंट क्योर, ये परमानेंट इलाज हो सकता है। 4 तरीके, चारों मैंने यहाँ बता दिए। अब आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें खूब पूछा जा रहा है। तो अगर कह रहे हैं कि बीमारी का इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना तो उसके लिए 2 चीजें जरूरी, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट। अब डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता लगाने के 2 तरीके, कन्वेंशनल मेथड कौन है, सीरम एनालिसिस एंड यूरिन एनालिसिस, ये खून की जांच वाला तरीका है, और इन तरीकों से अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। अर्ली डिटेक्शन के लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यूज करते हैं, और इसमें 3 तरीके हैं, पीसीआर, आरडीटी एंड एलाइजा।
पीसीआर तो आप जानते हैं इसका काम क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और भी पीसीआर इज रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। अब एड्स सस्पेक्टेड कौन है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो जिसमें इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज का यूज करता हो, या मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते या जिसकी माँ इन्फेक्टेड हो, ये 4 केस हो सकते हैं। पीसीआर इज यूज टू डिटेक्ट जीन म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। कैंसर का सस्पेक्टेड कौन है, जो सिगरेट पीता है, उसमें लंग कैंसर हो सकता है, तो उनमें भी यूज करते हैं पीसीआर का। और पीसीआर के द्वारा कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का पता भी लगा सकते हैं। प्रोब का याद करना है डेफिनेशन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। अब यहां पर सीधे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना कि अगर नॉर्मल जीन है, कैसा जीन है, नॉर्मल, तो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर होगा, अगर म्यूटेटेड जीन है तो अपीयर नहीं होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रोब के साथ शो नहीं करेगा। नीट में सवाल पूछा जा चुका है, म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज इट डज नॉट शो कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद प्रोब। जैसा भी वो बताया था कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के केस में कि अगर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है तो कलरलेस होगी, और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो ब्लू कलर की होगी। वैसे यहाँ पर म्यूटेटेड जीन है तो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होगा, और नॉर्मल जीन है तो अपीयर होगा। इस समय प्रोब में इतना ही ध्यान रखना है। एलाइजा का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, दिस इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंड एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सीधा सवाल यहां से आएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल उन्हें कहते हैं जिनके जीन में कोई बदलाव कर दिया गया और दूसरे का जीन उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ट्रांसजेनिक एनिमल कई सारे हैं, जैसे रैट, रैबिट, फिशेस, पिग, सीप, माइस, काऊ, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, माइस। कितने परसेंट, 95% से ज्यादा। अब इनके जो यूजेस हैं वो कितने बताए गए, 5। सबसे पहला यूज है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसमें एक एग्जांपल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। दूसरा स्टडी ऑफ डिजीज की स्टडी के लिए यूज करेंगे तो इनको क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक मॉडल। 4 बीमारियों के लिए बनाए जा चुके हैं, कौन से, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस। चौको कार्ड से याद कर सकते हैं इसको। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके ट्रीटमेंट के लिए, एम्फिसिमा के ट्रीटमेंट के लिए, और इसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कोशिश की जा रही है। रोजी काऊ पहली ट्रांसजेनिक काऊ है, कब डेवलप की गई, 1997 में इसको डेवलप किया गया, और इसके मिल्क में कौन सी प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम की जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कितनी है, 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर, ये आपको याद करना है। और चौथा हमारे पास यूज है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। इसमें सीधा याद करना है, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी किस में चेक की गई, ट्रांसजेनिक माइस में चेक की गई थी। एंड लास्ट इज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये एग्जैक्टली किसकी तरह है, वैक्सीन टेस्टिंग की तरह, तो इसमें कुछ अलग से याद नहीं करना है। लास्ट टॉपिक इज एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे जो जरूरी बात है वो है जीएक, दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी ये डिसाइड करती है वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च की, कौन सी रिसर्च आप कर सकते हैं, और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम प्रोडक्ट फॉर पब्लिक सर्विसेज। पेटेंट वाला सवाल पूछा जाता है तो इंडिया में आपको ध्यान रखना है, ये वही सवाल है, राइस की कितनी वैरायटी है, 2 लाख, और स्ट्रेन कितने, 50,000। डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती राइस की 27। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा पेटेंट राइट हासिल कर लिए गए बासमती राइस पे, कहां से, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। और इन्होंने क्या किया, इंडियन बासमती का सेमी डॉर्क वैरायटी से क्रॉस करा के नई वैरायटी बासमती बना ली और इसका पेटेंट करवा लिया। अब राइस के अलावा टर्मरिक और नीम ध्यान रखने, राइस, टर्मरिक, नीम 3 ऐसी वैरायटीज हैं जिनके गलत तरीके से पेटेंट अमेरिकन कंपनी के द्वारा करा लिए गए। बायो पायरेसी की डेफिनेशन यहां दी गई, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। तो इंडियन
पार्लियामेंट में हाल ही में इंडियन पेटेंट बिल में, कब? इंडियन पेटेंट बिल में सेकंड अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया गया। जैसे एमटीपी एक्ट कब आया था? 1971 में, उसमें अमेंडमेंट कब किया गया? 2017 में। वैसे ही इंडियन पेटेंट बिल में सेकंड अमेंडमेंट हाल ही में किया गया, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। उसके बाद कई संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा तो यही चला, तो आपको फिलहाल यही याद करना है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। और एवोल्यूशन भी करा दें तो कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो उसको भी पढ़ाई देंगे थोड़ा सा। और रिवीजन किसका करोगे? रिवीजन जिसका करो, पढ़ के भी आओ, वही टॉपिक भी दे दें। बायोटेक के दोनों चैप्टर करके आओ कल। बायोटेक का दो चैप्टर करा देते हैं, तभी हो पाएगा। अगर दोनों चीजें करनी तो फिर पूरा तो रिवीजन हो नहीं पाएगा। तो 2 चैप्टर रिवाइज करके और 1 चैप्टर पढ़ा देंगे ह्यूमन। ठीक, कल मिलते हैं, बताओ। अच्छा, कल जो टेस्ट है उसमें जेनेटिक्स और बायोटेक आएगा भी, है ना? उसको भी तैयार करो।